हेलो ऑल, क्या हाल है। तो पार्ट वन में हमने नाई धोबी बंद तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जब बाबा रामचंद्र मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ एक और लीडर की एंट्री होती है जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर एक और किसान सभा बनाते हैं अक्टूबर 1920 में। बाबा रामचंद्र एंड नेहरू स्टार्टेड ओथ किसान सभा इन October 1920. Within a month, over 300 branches had been set up in the village around the region. मतलब कि जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो बहुत मतलब एक महीने के अंदर में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गए आसपास के गाँव में। मतलब कि अलग अलग जगह पर ब्रांचेस खुलने स्टार्ट हो गए, लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। लेकिन पीजेंट्स का यह मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंट में बदल गया। वायलेंट में क्यों बदल गया वो जानते हैं, पहले इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने जैसे बताया कि ये मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंट में टर्न आउट हो गया। तो पीजेंट मूवमेंट ग्रेजुअली टर्न वायलेंट क्यों हो गया था? क्योंकि हाउस ऑफ तालुकार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जो तालुकार्स और मर्चेंट्स के जो घरों पर आक्रमण कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। बाजार वर लूटेड, मतलब जितने बाजार थे जाके लूट लो। ग्रेन्स वेयर, मतलब कि उनको ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा करने लिया जाने लगा। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट लैंड वाज टू रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर। मतलब उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने ऐसा कहा कि जितना हो सके लूट लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस तरह से समझ रहे हो कि वायलेंट, अवध का जो वायलेंट था काफी वायलेंट हो गया, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। तो सिर्फ ये अवध का एक एग्जाम्पल है, बाकी के अलग अलग जगहों पर कैसा हो रहा होगा ये इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल चुके थे और अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो सिर्फ ये एग्जाम्पल था अवध के एक जगह का कि कैसे वायलेंट हो गया था। जो बड़ा मूवमेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गया था वहां पे। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। अब बात करेंगे ट्राइबल पार्टिसिपेशन की। तो ये ट्राइबल कैसे इस मूवमेंट का पार्ट थे, कैसे इनकी लाइफ लिवलीहुड थी, वो जानेंगे। तो वुडन हिल्स आंध्र प्रदेश की यह घटना है। तो वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी काफ़ी परेशान थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर से काफ़ी परेशान थी। वो परेशानी का कारण क्या था? स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ। जो स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ था वो परेशानी का कारण था ये ट्राइबल लोगों के लिए। स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है? कॉलोनियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए फॉरेस्ट में जाना मना था, वो फॉरेस्ट में जा नहीं सकते थे। जबकि उनका लाइफ जो था वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था, उनका रहना खाना सब कुछ फॉरेस्ट पे ही था। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फॉरेस्ट एरिया में जाने से ही रोक दिया। तो उससे क्या हुआ? देयर लिवलीहुड अफेक्टेड। अब वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे, खाना पीना रहना, तो इनका क्या था, लाइफ स्टाइल काफी अफेक्ट हुआ था। दे फेल इट वॉज देयर राइट टू इंटर फॉरेस्ट। उनको ये लगता था कि फॉरेस्ट में, जंगल में जाना तो हमारा अधिकार है, तो ये ब्रिटिशर्स हमको क्यों रोक रहे हैं, तो ये खराब लगता था उनको। दे फेल इट वॉज देयर राइट टू इंटर फॉरेस्ट। ऑल्सो दे वर फोर्स टू डू बिगेर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो जबरदस्ती इन लोगों से बेगर करवाती थी कि जबरदस्ती फोर्सली। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन उस टाइम में बहुत परेशान थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से। तो इनके लिए एक नेता बसिया खड़ा हो आता है, अली सीताराम राजू, उनके बारे में जानेंगे। तो अली सीताराम राजू आते हैं मसीहा बनकर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो उनका ये मानना था कि उनको ब्रिटिशर्स की कोई भी गोली उसे मार नहीं सकती है, कि मतलब कि मुझे बुलेट लग भी जाएगा तो मैं मर नहीं सकता हूँ। उनका ये क्लेम करते थे वो। ही क्लेम दैट he had special powers to make astrological predictions and even survive bullets। मतलब वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या होने वाला है, उनके पास स्पेशल पावर थी, ऐसा वो क्लेम करते थे, उनका ये मानना था। तो अली सीताराम राजू ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आए थे उनका मसीहा बनकर। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे वो, गांधी जी की उनकी कुछ कुछ बातें उनको अच्छी लगती थी। टोटल पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंक। टोल्ड, वो लोगों को ये सिखाते थे खादी पहनो। गांधी जी से इंस्पायर होकर वो कहते थे टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंक, मतलब पीना छोड़ दो। पीना ऐसे ही बहुत बुरी बात है, बहुत से स्टेट में ये रिस्ट्रिक्टेड भी है कि ड्राई स्टेट है वो। तो टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंक। बट ही थॉट इंडियन कुड बी लिबरल ओनली बी बाय फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। मतलब उनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस से हम जंग नहीं जीत सकते हैं, मतलब वायलेंस करना ही होगा। तो उन्होंने क्या करा कि
ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ मिलकर अलूरी सीताराम राजू ने 1920s में अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स पे। तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन वगैरह भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसके बाद ब्रिटिशर्स को मार दिए। लेकिन 1924 में वो ब्रिटिशर्स के गोली के हाथों मारे जाते हैं। तो यहाँ से कहानी समाप्त हो जाती है अलूरी सीताराम राजू की। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे स्वराज इन प्लांटेशन, मतलब कि डिफरेंट जगह पर क्या क्या चल रहा था वो भी पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस में। तो ये क्या था कि असम में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। प्लांटेशंस वर्कर्स वर्क्स इन टी गार्डन असम इन 1959। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है वो असम में है। तो 1959 में कुछ वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे जो कि चाय का गार्डन था, बागान था। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859, ब्रिटिशर्स क्या थे, बहुत ऐसे ऐसे एक्ट लाते थे जिस पर इंडियन को जुर्म दिया जाता था। तो उन्होंने एक्ट लाया था इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859। उसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस प्लांटेशंस वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। व्हेन वर्कर्स came to know Gandhiji started non-cooperation movement, the workers left tree work, but Britishers beat him very badly. Indian Immigration Act 1859 के अकॉर्डिंग वर्कर्स जो थे विदाउट परमिशन ब्रिटिशर्स का टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे, उनको जाने नहीं दिया जाता था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जगह चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बीच में ही प्लांटेशन वर्क को छोड़ के बीच में ही जाने लगे कि हम मूवमेंट का पार्ट बनेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स उनको बीच में ही पकड़ लेते हैं, रास्ते में पकड़ के बहुत पिटाई करते हैं। तो ये था हमारा प्लांटेशन, स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स को कैसे पीटा गया, उसके बारे में उनको मूवमेंट में जाने से रोका गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात करेंगे 1992 में चौरी चौरा इंसिडेंट में। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा जो एक जगह का नाम है, गोरखपुर अभी जो यूपी का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो चौरी चौरा एक जगह है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि डिमॉन्स्ट्रेशन, पीसफुल मीटिंग चल रही थी, और वहाँ पर ब्रिटिश आते हैं और गोली कराना स्टार्ट कर देते हैं। अब पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस इन अ मार्केट एंड देन लोकल पुलिस यूज्ड टू लाठी चार्ज देम। आफ्टर दिस इंसिडेंट सम पीपल वॉन्ट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेट इन ऑन फायर, ड्यू टू विच द पुलिस ऑफिसर्स वॉज किल्ड। गांधीजी गॉट एंग्री एंड विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस चौरी चौरा में चल रहा था मार्केट के अंदर में। वहां पर पुलिस आती है, लोकल पुलिस, और लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद सम पीपल वेंट, कुछ लोग जाते हैं कहाँ, पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और उस पर आग लगा देते हैं, सेट इट ऑन फायर ड्यू टू वेयर द पुलिस ऑफिसर्स वाज किल्ड। और आग जैसे लगाते हैं वहां पर कुछ ऑफिसर्स मारे जाते हैं। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता। गांधी जी कभी भी हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी जी बिलीव इन नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी गॉट एंग्री एंड विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर देते हैं। तो ये था 1992 चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर का। अगर डिटेल में लिखना है कैसे, तो अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ मार्केट एंड देन लोकल पुलिस यूज्ड टू लाठी चार्ज देम। आफ्टर दिस इंसिडेंट सम पीपल वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर, ड्यू टू विच द पुलिस ऑफिसर्स वाज किल्ड। गांधी जी गॉट एंग्री एंड विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी इन सब इंसिडेंट के बाद समझ गए थे कि ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट से हम आज़ादी नहीं ले पाएंगे। तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइटल मैंने दिया है, मतलब कि मास मूवमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मास स्ट्रगल चाहिए होता। तो टुवार्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इसका मतलब कि हमें ट्रेन करना पड़ेगा पीपल को, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ाना है, लोगों को ट्रेन करके मूवमेंट की तरफ ले जाना, वो था इसका मकसद। दूसरा था कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के फॉर्म करते हैं इन 1 जनवरी 1923 में, लेकिन इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये दो टाइटल है। अब इसी दौरान ग्रेट इंडियन जो डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो कैसे इंपैक्ट कर रहा था इंडिया पर, उसको जान लेते हैं पहले। इंडियन पॉलिटिक्स में ये फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट कर रहे थे वो जानते हैं। तो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है, 1929 में हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे, गिरने लगा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल, एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन, मतलब कि अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, हमारा सामान जा नहीं पा रहा था। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट क्रॉप,
प्रोडक्शन भी ठीक से ठाक से नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे क्रॉप्स बर्बाद। अब प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे थे तो जो खराब क्रॉप्स था उनको सेल करने में कठिनाई हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। पिजन फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट क्रॉप, मतलब खराब हुआ सामान कौन ही लेगा, तो बहुत ही डिफिकल्ट था पिजन के लिए ये कि अपने क्रॉप्स को सेल करना। अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू, इसकी वजह से उनके पास पैसे जनरेट नहीं हो पाते थे और वो टैक्स नहीं दे पाते थे जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाए थे। तो ये था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। इसको पहले भी हमने कर लिया है, फिर भी इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे साइमन कमीशन का। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को परेशान करने के लिए एक और कमीशन बनाते हैं, साइमन कमीशन, जिसको टोरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये फॉर्म की गई थी, सर जॉन साइमन थे इनके जो हेड कर रहे थे। द कमीशन वॉज हेडेड बाय श्री जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया था। तो 1927 में ये कमीशन फॉर्म की गई थी। तो ये इंडिया भेजा जाता है जब इनको, तो जब ये इंडिया अराइव करते हैं, द कमीशन वॉज हेडेड बाय श्री जॉन साइमन। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जान लो कि क्या था, इस मिशन का पर्पोज क्या था। रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंजेस, कि मतलब कुछ पॉलिसीज को सजेस्ट करना और ज़्यादा भारतीयों के लिए परेशानी का सबब बनना कि कितना ज़्यादा परेशान कर सकें जिसमें भारतीयों को आज़ादी न मिल पाए। रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंजेस। प्रॉब्लम ये था कि जो ये कमीशन बनाई गई थी इसमें सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के ही थे, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। 7 मेंबर्स थे इसमें, ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटेन। कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1928 में ये कमीशन इंडिया पहुंचा, भारत पहुंचा। लेकिन हमारे रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गो बैक का नारा लगाया, गेटेड विद द स्लोगन गो बैक। और इसको जो वाइसराय थे, मतलब वाइसराय और ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम में, वो लॉर्ड इरविन थे। तो ये था साइमन कमीशन, एक बार फिर से जान लेते हैं। साइमन कमीशन फॉर्म किया गया था 1927 में, ब्रिटिशर्स ने फॉर्म करा था जब उनको इंडिया भेजा था 1928 में। कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंजेस, लेकिन ये इंडिया के लिए सही नहीं था, स्टैट्यूटरी कमीशन था ये। तो जब ये इंडिया आया, भारत में आया ये कमीशन, तो इसको लोगों ने नकार दिया, गो बैक साइमन का नारा लगाया, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे सारे के सारे ब्रिटेन थे। अब जाहिर सी बात है कि जो मेंबर्स रहेंगे अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एक भी इंडियन उसमें नहीं था। तो कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, गेटेड विद द स्लोगन गो बैक। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा गो बैक का कैसे लगाते हैं नारा, इमेजिन करो, फील करो, ठीक है। तो गो बैक साइमन के नाम से ये नारा लगाया गया था। और इसके जो वाइसराय थे, ब्रिटिशर्स ऑफ वाइसराय, वो लॉर्ड इरविन थे। इसकी नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बहुत ज्यादा हिंसा भड़क उठा था, लोग गो बैक का नारा लगा रहे थे, रोडों पर उतर रहे थे, क्रांतिकारी जो इंडियन भारतीय क्रांतिकारी थे। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड इरविन जो था, जो वाइसराय लॉर्ड इरविन था, वो कुछ ऑफर देता है भारतीयों के सामने। फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन लॉर्ड इरविन गिव्स 2 ऑफर्स। क्या ऑफर देता है? ऑफर फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ जगहों पर आज़ादी मिलेगी, पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, ये था। दूसरा बोलता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मीटिंग करते हैं, गांधी जी रहेंगे और भी मेंबर्स रहेंगे, और मीटिंग करके फ्यूचर डिसाइड करेंगे कैसा पॉलिसी होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 ऑफर किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं था। कांग्रेस बोला हमको आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमको पूरी आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। बट कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, स्पेशली रेडिकल्स। उनका कहना था वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी दो मुझे। इसके बाद लाहौर में कांग्रेस सेशन भी होता है 1929 में, उसको जानेंगे। पहले इसको जान लो कि लॉर्ड इरविन जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उसको संभालने के लिए क्या ऑफर करता है। मतलब अंग्रेजों की बुद्धि देख रहे हो, मतलब किसी तरह से बस नुकसान पहुंचाना था इंडियन को और कुछ नहीं। तो ये ऑफर्स करे थे उन्होंने। अब जानेंगे कि लाहौर में जो कांग्रेस सेशन का था उसका क्या मोटिव था। इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे 1929 में कांग्रेस सेशन होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन, ठीक है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में दिया था, जो कि 1929 में हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। और उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा दिया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में, कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये लाहौर कांग्रेस ने कही हुई बातें थी। पहला था पूर्ण स्वराज, दूसरा उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि 26 जनवरी 1930 वी विल सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे।
ये था उनका लाहौर कांग्रेस सेशन का जो बातचीत थी, डिस्कशन था, वो इंसिडेंट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्ट मार्च की तरफ। इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी अब समझ गए थे कि पहले लोगों में यूनिटी लाना होगा, तब मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। गांधी जी बिलीव फर्स्ट यूनाइट एंड देन मूवमेंट। ठीक है, तो इनको समझ में आ गया था कि विदाउट यूनिटी के आगे नहीं चला जा सकता है। तो गांधी जी ने ये सोचा कि कोई ऐसा सिंबल, ऐसा मूवमेंट करें जिसमें लगे कि हाँ नेशनल सिंबल हो, लोगों में यूनिटी आ सके, रिच पुअर सब उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो गांधी जी फेल दैट सॉल्ट कुड बिकम अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। मतलब कि नेशन को यूनाइट करने के लिए सॉल्ट बहुत अच्छा सिंबल है। ठीक है, इन्होंने सॉल्ट को चुना। वाई गांधी चूज सॉल्ट एज ए पावरफुल सिंबल टू यूनिटी। मतलब यूनिटी को चुनने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट जो था उस टाइम पे गरीब और अमीर दोनों कंज्यूम कर रहे थे। सॉल्ट कंज्यूम बाय पुअर एंड रिच अलाइक, दोनों कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, और यही सॉल्ट पर था जिस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही थी। तो टैक्स लगाएगी तो किसी को भी गुस्सा आएगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, तो वो साथ देगा। तो गांधी जी इसलिए इसको सॉल्ट को ही चुना। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट, तो सॉल्ट इसलिए चुना गया। इसका आंसर ये है। और सॉल्ट मार्च क्या था, वो जनवरी 1930 में क्या लेटर लिखा गया गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन को, वो जानेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर जनवरी 1930 के बारे में बात करते हैं। तो जनवरी 1930 में गांधी जी लेटर लिखते हैं किसको? वाइसराय लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है और स्पेशली सॉल्ट टैक्सेस को कम करने के लिए बोला था। महात्मा गांधी wrote a letter to Viceroy Lord Irwin. Gandhiji put his demands in letter which are on different problem of society. The main demands of which was to abolish salt taxes. Salt taxes को abolish करना था, माफ करना था, खत्म करना था। ठीक है, तो ये लेटर लिखते हैं। और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है, डिमांड्स वे नॉट फुलफिल्ड, देन कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। ये धमकी मिलता है भाई किसको? लॉर्ड इरविन को। तो जनवरी 1930 में ये दी जाती है। डेट और कीवर्ड्स ध्यान से रखना, अपने वर्ड में भी बना सकते हो, बस कहानी समझ में आनी चाहिए। तो जनवरी 1930 में गांधी जी ने लेटर लिखा किसको? लॉर्ड इरविन को। उसमें उन्होंने सोसाइटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और स्पेशली सॉल्ट टैक्सेस को एबलिश करने के लिए बोला। लेकिन अगर ये डिमांड पूरा नहीं होता है तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगा। ये था हमारा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च के बारे में। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930। मार्च में स्टार्ट किया गया था और नमक के खिलाफ था आंदोलन, तो सॉल्ट मार्च नाम दिया गया। 12 मार्च 1930 को हुआ। 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, मतलब जो कि पक्के भरोसे वाले मेंबर्स थे, जो साथ में चल सकते थे, साथ छोड़ नहीं सकते थे, वो गए थे साथ में। हमें क्या चाहिए हमारी लाइफ में? पेरेंट्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और कुछ भरोसेमंद दोस्त होंगे या फिर आपके क्लोज वन होंगे जो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आपको अपने आसपास हमेशा भरोसेमंद पर्सन को रखना चाहिए आसपास। तो गांधी जी ने 78 मेंबर्स के साथ, 78 मेंबर्स के साथ सॉल्ट मार्च के लिए रवाना हो गया। स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और डेस्टिनेशन कहाँ था? दांडी, गुजरात में है। ठीक है, बोर्डिंग प्लेस था साबरमती आश्रम और डेस्टिनेशन था दांडी, गुजरात। मतलब कि टोटल इन्होंने 240 माइल्स कंप्लीट करा था। डिस्टेंस 240 माइल्स, मतलब कि 10 माइल्स पर डे जा रहे थे। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, 10 माइल्स पर डे जाएंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे 240 माइल्स? आंसर इज 24 डेज। 24 डेज में उन्होंने कंप्लीट करा। फिर से समझते हैं। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 को निकाला, साबरमती आश्रम से रवाना हुए और दांडी, गुजरात तक पहुंचे। टोटल 240 माइल्स उन्होंने कंप्लीट करा। 10 माइल्स पर डे चलते थे और 24 डेज में उन्होंने कंप्लीट करा ये ड्यूरेशन। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रिच्ड दांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए दांडी एंड स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। और सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हुई स्टार्ट। नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो लंदन में ये पैक्ट साइन की जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन
तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं और गांधी जी को सामने बैठाया जाता है। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि पॉलिटिकल नेता लोग को अरेस्ट करा था, उन्होंने कहा कि हम रिलीज कर देंगे, वो पैक्ट था उस टाइम में। लेकिन अंग्रेज तो धोखेबाज, अपने बात से मुकरने वाला। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बट इन द सेकेंड राउंड गांधी जी गोज फॉर सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस इन लंडन, बट व्हेन ही रिटर्न ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। जब वो सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो वो काफी डिसअपॉइंटेड थे। किस लिए डिसअपॉइंट थे? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, बिकॉज हिज व्यूज वेयर नॉट हर्ड, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और वो जब इंडिया आके देखते हैं तो देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी जेल के अंदर में है। ऑल्सो सीन मोस्ट ऑफ द लीडर्स मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। ठीक है, ये था होगा कि नेता लोग अभी भी जेल के अंदर में है। तो गांधी जी काफी परेशान हो जाते हैं और ये भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इलीगल टीम घोषित कर दिया भाई कि इलीगल पार्टी है ये। तो गांधी जी फिर आते हैं और मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट 1934 तक काफी लूज हो जाता है क्योंकि मोमेंटम खो देता है। वो जिस एनर्जी से लोग आगे बढ़े थे वो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये था गांधी इवनिंग पैक्ट।